एपिसोड 56। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आसमान हिलाने वाले थंडर विंग्स तुम्हारे हाथों में अपनी ताकत दिखाएंगे। मुझे निराश मत करना, आसमान हिलाने वाले थंडर वुल्फ ने कहा। धन्यवाद वरिष्ठ, फैंग चेन ने पुनः धन्यवाद दिया। अगले ही पल उसके चारों ओर का प्रकाश धीरे धीरे विलुप्त हो गया और फैंग चेन अपनी मूल स्थिति में लौट आया। लुओ यून एयर मंच पर बेहोश होकर गिर पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे थंडर वुल्फ ने बेहोश कर दिया था। फैंग चेन ने मूर्ति की ओर देखा। इस समय मूर्ति में कोई संवेदना नहीं थी, मानो वह सचमुच एक साधारण मूर्ति बन गई हो। उन्होंने अपना आभार व्यक्त करने के लिए गहरा सिर झुकाया। फिर उसने लुओ यूनर की ओर देखा और उसे जगाया। लुओ यूनर, जागो। जैसे ही लुओ यूनर जागी, वह सतर्कता से उठ बैठी। अपने आप को जांचने और कुछ भी गलत न पाने के बाद उसने पूछा, अभी क्या हुआ? फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। मैं अभी बेहोश था और अभी जागा हूँ। हाँ, लुओ यूनर ने फैंग चेन को संदेह भरी नजरों से देखा, लेकिन कोई और सवाल नहीं पूछा। इसके बजाय उसने कहा, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। चलो पहले यहाँ से निकल जाएं। अच्छा, फैंग चेन को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। फिर वे दोनों एक साथ वहाँ से चले गए और हॉल में वापस आ गए। हमें आगे क्या करना चाहिए? फैंग चेन ने पूछा। बेशक हमें रास्ता पूछने के लिए अमर पत्थर वापस लेना होगा, लुओ यून एयर ने दांत पीसते हुए कहा। हम इसे वापस कैसे ले सकते हैं? आखिरकार हम दो ही हैं और हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते, फैंग चेन ने कहा। लुओ यूनर ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो, ये दुनिया हमेशा मेरे नियंत्रण में रही है। वे पहले भी छिपकर हमला करने के कारण इतनी परेशानी में थे। इस बार मैं उन्हें भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। फैंग चेन ने पूछा, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? लुओ यूनर ने फैंग चेन को देखा और कहा, ये वास्तव में आवश्यक है। उसके हाथ में रोशनी घूमी और उसके हाथ में एक नीला डिजी मनका प्रकट हुआ। उसने कहा, इस मनके को आत्मा दमन करने वाला स्वर्गीय मनका कहा जाता है और इसका उपयोग आत्माओं को दबाने के लिए किया जा सकता है। अगर किंग यंगक्सियो और अन्य को दबाने में कोई समस्या होती है, तो आप मेरी मदद करने के लिए इस मनके को सक्रिय कर सकते हैं। यह मनका आपके रक्तसार की 1 या 2 बूंदों को अवशोषित करेगा, इसलिए विरोध न करें, इसका आप पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। फैंग चेन ने आत्मा को शांति देने वाले डिजी मनके को देखा जो उसे सौंपा गया था और सिर हिलाया, मैं समझ गया। लुओ यूनर ने अपनी नजरें हटा ली और कहा, ठीक है, चलो अब चलें। फिर दोनों द्वीप छोड़कर चले गए। दूसरी ओर किंग यंगशियो और अन्य अभी भी प्रकाश स्तंभ पर हमला कर रहे थे। उनके उन्मत्त हमले के कारण प्रकाश स्तंभ धीरे धीरे मंद हो गया और रास्ता पूछने के लिए रखे गए शेष 3 परी पत्थर भी टूटकर गिरने लगे। रास्ता पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य 2 परी पत्थर पहले ही किंग यंगशियो द्वारा छीन लिए गए हैं। हमला करते रहो, प्रकाश स्तंभ टूटने वाला है, किंग यंगशियो ने उत्साह से चिल्लाया जब उसने देखा कि प्रकाश स्तंभ टूटने वाला है। युन शियाओ और जुवान बहुत दर्द में थे। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी। इस अत्यधिक खपत ने उन्हें बेहद बेचैन कर दिया, खासकर ऐसी अजीब और खतरनाक जगह पर। अगर कोई खतरा हो तो पहली बार में उनका विरोध करना उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन उनमें किंग यंगशियो के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वे केवल अपने दांत पीसकर आगे बढ़ सकते थे। जहां तक लिन का सवाल है, वह अभी भी जमीन पर पैर मोड़कर बैठा है और अपने घाव भर रहा है। 10 दिशा समुद्री बादल जानवर ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया था और उसे ठीक होने में कुछ घंटों से अधिक समय लगेगा। उसी समय फैंग चेन और लुओ यूनर फिर से प्रवेश द्वार पर आ गए थे। प्रकाश की किरण को टूटते हुए देखकर लुओ यूनर की आंखों में एक भयावह नजर चमक उठी। ये 5 अमर पत्थर स्पष्ट रूप से उसके थे, लेकिन अब वे दूसरों के हाथों में जाने वाले थे। वह क्रोधित कैसे न होता। लानत है किंग यंगशियो पर, रास्ता पूछने के लिए मैं तुमसे सारे परी पत्थर उगलवा दूंगी, उसने क्रूरता से कहा। फैंग चेन ने पूछा, हम इसे वापस कैसे पा सकते हैं? लुओ यूनर ने व्यंग्य करते हुए कहा, यह स्वाभाविक रूप से सबसे कठिन तरीका है। आप यहीं रुके और मेरे आदेश का इंतजार करें। ये कहने के बाद वह फैंग चेन की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना बाहर चली गई। और जैसे ही वह बाहर निकली, किंग यंगशियो ने तुरंत पलटकर दूसरे व्यक्ति की ओर देखा। लुओ यून एयर, तुमने वास्तव में यहाँ आने का साहस किया? क्या तुम आत्मसमर्पण करने की योजना बना रहे हो? ये देखकर कि यह लुओ यून था, किंग यंगशियो को आश्चर्य नहीं हुआ और उसने मजाक में कहा, मैं तुम्हें जीने का एक मौका दे सकता हूँ।
जब तक तुम अपने सारे कपड़े उतार दो और मेरे सामने घुटने टेक दो, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ और तुम्हें एक से एक गुलाम के रूप में ले सकता हूँ। युन जियो और जुवान ने भी प्रकाश किरण पर हमला करना बंद कर दिया और लुओ यून की ओर देखा। लुओ यून एर की आंखों में क्रोध चमक उठा और फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या किंग यंग शियू, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी जीत पक्की है? तुम्हारा जादुई हथियार मेरे हाथ में है और रास्ता पूछने के लिए मेरे पास 4 लोग हैं। क्या क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी जीतने का मौका है? किंग यंग शियू ने व्यंग्य किया। ये सुनकर लुओ यून एर घबराए नहीं। इसके बजाय उसने व्यंग्य करते हुए कहा, तो क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरा कमल मंच लेकर जीत सकते हो? मैं ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति हूँ जो यहाँ से निकलने की गुप्त तकनीक जानती हूँ और मैं ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति हूँ जो इसे कर सकती हूँ। मेरे बिना तुम यहाँ केवल फंसकर मर जाओगे। जैसे ही ये शब्द निकले, किंग यंग शियू की मुस्कान थोड़ी सी जम गई। उसने बादलों की ओर देखा और मुस्कुराया, लेकिन युन जियाओ को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसकी तरफ मत देखो, वह भी नहीं जानता। मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो ये जानता हूँ। लुओ यूनर ने गर्व से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगी? किंग यंग शियू ने ठंडे स्वर में कहा, भले ही यह सच हो, लेकिन सबसे बुरी बात ये हो सकती है कि मैं अंतरिक्ष अवरोध को तोड़कर निकल जाऊंगी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे इस तरह नियंत्रित कर सकती हो? बाहर निकलने में कुछ समय लगेगा। लुओ यूनर ने हंसते हुए कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि यह स्थान एक साधारण गुप्त क्षेत्र है? हालांकि ये दुनिया छोटी है, लेकिन ये कितियन महाद्वीप के शिखर से संबंधित है। अंतरिक्ष को भेदना, यहाँ तक कि एक महान गुरु भी ऐसा नहीं कर सकता, अकेले तुम जो सिर्फ सवाल पूछ रहे हो। किंग यंग शियू की व्यंग्यात्मक मुस्कान फिर से जम गई और उसने जुवान की ओर देखा। जुवान बाई ने किंग यंग शियू के इरादे को समझ लिया और अपने हाथ में एक लंबी तलवार के साथ शून्य पर वार किया, लेकिन वह अंतरिक्ष को विकृत भी नहीं कर सका। ये दृश्य देखकर किंग यंग शियू को यकीन हो गया कि लुओ यून ने जो कहा वह वास्तव में सच था। क्या तुम कुछ और बार कोशिश करना चाहोगे? मेरे पास एक जादुई हथियार भी है जो अंतरिक्ष को भेद सकता है। मैं तुम्हें इसे आजमाने के लिए उधार दे सकता हूँ। लुओ यून एर ने मजाक में कहा, हम नहीं जा सकते और आप भी नहीं जा सकते। किंग यंग शियू ने ठंडे स्वर में कहा, तो क्या हुआ? आपकी नज़र में मैं अपरिहार्य हूँ। लुओ यून एर ने व्यंग्य किया। किंग यंग शियू एक पल के लिए चुप रही, फिर बोली, लुओ यून, तुम्हें ऐसा क्यों करना है? क्या हम साथ मिलकर काम करें? उसका भविष्य उज्जवल है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह यहाँ मरना नहीं चाहता। लुओ यूनर ने व्यंग्य करते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा क्यों करता? अगर तुम जिंदा जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मुझे रास्ता पूछने के लिए 3 अमर पत्थर चाहिए। यह असंभव है। लुओ यून एर, तुम बहुत लालची हो। तुम पहले ही बहुत सारे अमर पत्थर ले जा चुके हो और तुम 3 और लेना चाहते हो। किंग यंग शियू ने बिना सोचे समझे मना कर दिया। यह मेरे 9 सितारा संप्रदाय का अवसर है। बेयुवान क्षेत्र में बिना मालिक वाली चीजें किसी की नहीं होती। किंग यंग शियू ने व्यंग्य किया और फिर कहा, ये कैसा रहेगा? मैं तुम्हें 3 दूंगा और तुम मुझे 2 दोगे। ये सबसे उचित है। यदि तुम फिर भी सहमत नहीं हो तो इस बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पहले तुम्हें पकड़ लूंगा और फिर आत्मखोज विधि का उपयोग करूंगा। भले ही यह काम न करे, हम धीरे धीरे प्रयास कर सकते हैं और गतिरोध को तोड़ने की संभावना हमेशा बनी रहती है। लुओ यूनर झिझक की स्थिति में था। ये देखकर किंग यंग शियू ने फिर कहा, लुओ यून, तुम्हारा और मेरा भविष्य उज्जवल है, हम इसे ऐसी जगह पर क्यों बर्बाद करें? चाहे हम कितने भी प्रतिभाशाली या वफादार क्यों न हो, यहाँ मरने का क्या मतलब है? अंत में तुम्हें और मुझे कौन याद रखेगा? लुओ यून के चेहरे पर झिझक और अधिक तीव्र हो गई, मानो उसे मना लिया गया हो। किंग यंग शियू ने आगे कहा, मत भूलो, आप और मैं महाद्वीप के शिखर और अमरता की प्राप्ति के लिए ताओवाद का अभ्यास करते हैं। लुओ यूनर पूरी तरह से राजी हो गई और उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। किंग यंग शियू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है, फिर आपको अपने लोगों को छिपाने की जरूरत नहीं है। उसने प्रवेश द्वार की ओर देखा और स्वाभाविक रूप से उसने लुओ यूनर के प्रकट होते ही फैंग चेन की उपस्थिति को नोटिस किया। लुओ यूनर चिल्लाया, फैंग चेन, बाहर आओ। फैंग चेन, जो अंधेरे में छिपा हुआ था, थोड़ा सा भौचक्का हो गया। उन्हें हमेशा यह महसूस होता था कि चीजें उतनी सरल नहीं हैं जितनी दिखती हैं, तथा हर किसी के अपने अपने गुप्त उद्देश्य होते हैं।
लेकिन वह इन लोगों का मोहरा बन गया और उसके साथ मनमाने ढंग से छेड़छाड़ की गई। ये सोचकर वह अपने मन में उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। ये कहना कठिन है कि अंत में शतरंज का मोहरा कौन होगा और अंतिम विजेता कौन होगा। फिर वह अंदर चला गया और लुओ यूनर के पास आया। लुओ यूनर ने फैंग चेन को आश्वस्त करने वाली नज़र से देखा और फिर कहा, ठीक है, मेरा कमल मंच सौंप दो। कमल मंच? नहीं, किंग यंगशियू ने बिना सोचे समझे मना कर दिया। क्या होगा अगर तुम जादुई हथियार ले लो और सीधे दूर चले जाओ? लुओ यूनर ने कहा, निकास का मतलब दूर जाना नहीं है, बल्कि बाहर निकलने के लिए एक दरार खोलना है। किंग यंगशियू को संदेह हुआ और उसने अपने बगल में युन जियो को देखा। यू जियाओ ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में इस प्रवेश द्वार से अंदर आना थोड़ा परेशानी भरा होगा, लेकिन निकास बहुत स्थिर है और यदि आप बाहर जाना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। उस स्थिति में जादुई हथियार सौंपा जा सकता है, लेकिन हमें सबसे पहले निकलना होगा। किंग यंगशियू ने फिर कहा, बाहर लुओ यूनर के लोग होंगे। अगर वे बाहर जाकर पहले चिल्लाएंगे तो उन्हें घेर लिया जाएगा और मार दिया जाएगा, भले ही वे बाहर जाएं। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बाहर निकलना होगा और तब तक भागना होगा जब तक बाहर के गार्ड तैयार न हों। लुओ यूनर ने सिर हिलाया, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब आप जादुई हथियार और 2 दाओ अमर पत्थर सौंप सकते हैं। ये देखकर किंग यंगशियू ने अब और संकोच नहीं किया। उसके हाथ में एक रोशनी चमकी और यूनिलिंगटियन लोड्स प्लेटफॉर्म प्रकट हुआ और उसे फेंक दिया गया। यदि आप दिशा निर्देश का अमर पत्थर मांगना चाहते हैं तो प्रकाश स्तंभ को तोड़ दें और इसे स्वयं प्राप्त करें, उन्होंने शांति से कहा। लुओ यूनर ने जादुई हथियार ले लिया और यह सुनने के बाद ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह यूनिलिंगटियन प्लेटफॉर्म के साथ प्रकाश स्तंभ पर आ गई। उसने अपने हाथों से मुहरें बनाई और पहले की तरह कमल के आसन पर बैठ गई। जैसे ही उसने मंत्र का जाप जारी रखा, ऊर्जा की लहरें बाहर निकली और प्रकाश स्तंभ की ओर बढ़ी। पहले से ही कमजोर प्रकाश का स्तंभ अचानक बिखरने लगा और कुछ ही सांसों के बाद वह और अधिक टिक नहीं सका और गायब हो गया। रास्ता पूछने के लिए रखे गए 3 परी पत्थर जमीन पर लुढ़क गए, जिससे खनकती हुई ध्वनि उत्पन्न हुई और सभी के दिलों पर चोट पहुंची। युन जियाओ ने किंग यंगशियू को देखा और आवाज के माध्यम से पूछा कि क्या वे कार्रवाई करना चाहते हैं। किंग यंगशियू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस जगह को छोड़ दिया जाए। उसे विश्वास नहीं था कि लुओ यूनर उसके सामने कुछ भी कर सकता है। लुओ यूनर ने जादुई हथियार वापस ले लिया और दिशा पूछने के लिए अमर पत्थर प्राप्त करना चाहता था, वगैरह। किंग यंगशियू ने उसे रोका। लुओ यूनर ने उसकी ओर देखा, क्यों, पछताना चाहते हो? किंग यंगशियू मुस्कुराए और बोली, मैं तुम्हें ऐसा कैसे करने दे सकती हूँ? मेरे लोगों को ऐसा करने दो। लुओ यूनर ने स्वाभाविक रूप से मना कर दिया, नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे ले जाने दो। वह तुम्हारा आदमी है और उसका साधना स्तर सभी लोगों में सबसे कम है, इसलिए वह सबसे उपयुक्त है। किंग यंगशियू ने फैंग चेन की ओर इशारा किया जो चुप रहा था। फैंग चेन की साधना झोउ युआन के पहले स्तर पर ही थी। उसे पूरा भरोसा था कि लुओ यूनर चाहे कुछ भी करे, वह फैंग चेन को पहले ही स्थान पर पकड़ लेगी। लुओ यूनर ने भी फैंग चेन को देखा, एक पल के लिए हिचकिचाया और कहा, ठीक है। ये देखकर किंग यंगशियू ने फैंग चेन से कहा, तुम जाओ और रास्ता पूछने के लिए अमर पत्थर ले आओ। एक मुझे दे दो और बाकी 2 साथी ताओवादी लुओ को दे दो। फैंग चेन का चेहरा शुरू से आखिर तक बहुत शांत रहा। ये सुनकर उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और रास्ता पूछने के लिए सीधे परी पत्थर की ओर चल दिया। लेकिन जैसे ही वह मंच पर पहुंचा, लुओ यूनर की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी, जब तुम्हें रास्ता पूछने वाला अमर पत्थर मिल जाए तो मेरे करीब आओ और मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ये सुनकर फैंग चेन का मन असंख्य विचारों से भर गया। ये स्पष्ट था कि लुओ यूनर का दिशा निर्देश पूछने के लिए 3 अमर पत्थरों को सौंपने का कोई इरादा नहीं था और वह किंग यंगशियू और अन्य 2 को यहाँ रखना चाहती थी। वह आगे बढ़ता रहा और इस समय किंग यंगशियू की आवाज उसके दिमाग में आई, बेटे, हमारे जाने के बाद यदि तुम लुओ यूनर को आश्चर्यचकित करके मारने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें रास्ता पूछने के लिए 2 अमर पत्थर देने का वादा कर सकता हूँ और तुम्हें मेरे गुरु से मिलवा सकता हूँ ताकि तुम शेंग्यान के मेरे 7वें महल में सर्वोच्च उपचार का आनंद ले सको। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, हाँ, तो मुझे आशा है कि आप इसके बारे में सावधानी से सोचेंगे। यदि कोई और होता तो ये शब्द, जो आधे धमकी भरे और आधे लुभावने थे, शायद उसे सचमुच हिलाकर रख देते।
आखिरकार दिशा पूछने के लिए 2 अमर पत्थर शेंग्यांग के 7 महलों में सर्वोच्च सम्मान है और कोई भी इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। दुर्भाग्य से वह व्ययवान क्षेत्र से नहीं है और उनकी लंबे समय तक व्ययवान क्षेत्र में रहने की कोई योजना नहीं है। वह रास्ता पूछने के लिए परी पत्थरों के पास आया। सभी के ध्यान में रास्ता पूछने के लिए 3 परी पत्थर उठाए और लुओ यून की ओर चल दिया। वगैरह। किंग यंगशियू ने फैंग चेन को रोका और कहा, पहले मुझे एक दो। फैंग चेन रुक गया। ये देखकर लुओ यून को अब कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। अचानक उसने अपने हाथों से मुहरें बनाई और कमल तुरंत खिल गया, जबकि वह फैंग चेन से चिल्लाई, यहाँ आओ। फैंग चेन बिना किसी हिचकिचाहट के लुओ यून की ओर भाग गया। मृत्यु का न्यायालय। किंग यंगशियू हमेशा कार्रवाई करने के लिए तैयार रहती है। उसके हाथ में एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी और उसके हाथ में एक भाला दिखाई दिया, जिसे उसने फिर फैंग चेन की ओर फेंक दिया। जांच क्षेत्र के दूसरे स्तर से आने वाला प्रहार कुछ ऐसा नहीं था जिसे फैंग चेन, जो अभी भी घायल था, झेल सकता था। यदि कोई और समय होता तो फैंग चेन के पास कोई समाधान नहीं होता, लेकिन अब वह वही व्यक्ति नहीं है जो वह आने से पहले था। उसके पीछे बिजली चमकी, थंडर विंग्स प्रकट हुए, वज्रपंख फैलाओ। फैंग चेन मौके से गायब हो गया। धमाका। दूसरी जगह बिजली चमकी, उस तरफ फैंग चेन की आकृति दिखाई दी। कितनी तेज भागने की गति है। किंग यंगशियू और अन्य लोग हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन की गति इतनी तेज होगी। लुओ यून ने फैंग चेन के पीछे थंडर विंग्स को देखा और बेहद परिचित महसूस किया। अचानक उसे दूसरे द्वीप पर भेड़िए की मूर्ति याद आ गई। क्या भेड़िए की मूर्ति के पीछे ये पंख नहीं है? वास्तव में उसे पहले ही संदेह था कि फैंग चेन को कुछ अवसर मिल गया है। हालांकि उस समय स्थिति विशेष थी और उसे फैंग चेन की मदद की भी जरूरत थी, इसलिए उसने और कोई सवाल नहीं पूछा। अब पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ये निश्चित है कि फैंग चेन ने अवसर का फायदा उठाया और खुद को धोखा दिया। ये सोचते ही उसके चेहरे पर क्रूरता की झलक उभर आई। इसी समय युन जियाओ और जुवान ने भी कार्रवाई की। उनमें से प्रत्येक ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन किया। उनमें से एक ने अपने हाथों को अनगिनत आत्मिक सांपों में बदल दिया और लुओ यून पर हमला किया, जबकि दूसरे ने 2 तलवारें पकड़ी और लुओ यून पर हमला करने के लिए कई ब्लेड बीम काटे। एक जो जांच के मार्ग के 7वें स्तर पर था और दूसरा जो जांच के मार्ग के 6ठे स्तर पर था, के हमलों का सामना करते हुए लुओ यून ने उन्हें कम आंकने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की और एक के बाद एक अपने हाथों से मुहरें बनाई। कमल के मंच से अस्थायी रूप से एक शानदार प्रकाश उत्सर्जित हुआ और वह एक विशाल कमल में परिवर्तित हो गया जिसने अधिकांश स्थान घेर लिया। बैंग बैंग। उन दोनों ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करके कमल पर बमबारी की, लेकिन इससे कमल केवल थोड़ा सा ही हिला। ये 9 सितारा स्वर्ग संप्रदाय का खजाना होने के योग्य है। ये वास्तव में अद्भुत है। किंग यंगशियू को आश्चर्य नहीं हुआ। इस समय लुओ यून ने मुंह भर खून थूक दिया और उसका चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। सार और रक्त यूनलिंग स्वर्गीय कमल मंच में विलीन हो गए और यह अचानक अधिक चमकदार हो गया। उसकी आंखें चमक उठी और वह दहाड़ उठी। लोट सील। विशाल कमल की छाया फिर से बढ़ गई और तुरंत किंग यंगशियू और अन्य 2 को घेर लिया। युन जियाओ का चेहरा ये देखकर एकदम बदल गया और वह चिल्लाया, अच्छा नहीं, ये यूनलिंग त्यानलियानताई की मुहर है। एक बार यह ढक गई तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, कमल मुहर पूरी हो गई। किंग यंगशियू और अन्य लोगों को अचानक लगा कि वे कमल से बंधे हुए हैं। चाहे उन्होंने कितना भी प्रतिरोध किया हो, वे बंधन बल से मुक्त नहीं हो सके। किंग यंगशियू ने जब ये देखा तो उसका चेहरा एकदम बदल गया। इस समय वो वध किए जाने वाले मेमने की तरह था। उसने घबराई हुई नजर से लुओ यूनर की ओर देखा। उसे राहत इस बात से मिली कि जब लुओ यून ने इस जादुई शक्ति का उपयोग किया तो वह हिलने में भी असमर्थ थी, जिसका मतलब था कि वह भी उनका कुछ नहीं कर सकती थी। लुओ यून, अगर तुम हमें बांध दोगे तो तुम क्या कर पाओगे? जब बांधना खत्म हो जाएगा तब भी तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा, और वह है मौत। किंग यंगशियू ने व्यंग्य किया। यह जरूरी नहीं कि सच हो। लुओ यून ने ठंडे भाव से किंग यंगशियू को देखा और कहा, यह मत भूलो कि मेरे पास अभी भी लोग हैं। कोई भी। किंग यंगशियू ने कुछ सोचा और दूर से फैंग चेन को देखा, लेकिन वह डरा नहीं और हंसने लगा। हाँ, वह तो बस झो युआन क्षेत्र की पहली स्तर की चींटी है। मैं उसे नहीं मार सकता, भले ही मैं यहाँ खड़ा रहूं और उसे मुझे मारने दूं। ये सच है। ये बहुत ही असंभव है कि झो युआन क्षेत्र दाओ दाओ क्षेत्र के किसी व्यक्ति को मार सके।
जब तक कोई झोंग युआन के 9वें स्तर और हत्या का रास्ता पूछने के पहले स्तर पर न हो, लेकिन फैंग चेन केवल झोंग युआन के पहले स्तर पर है। उसे मार नहीं सकते तो कोशिश करो, लुओ यूनर ने फॉन्ग फांगचेन से चिल्लाकर कहा। फांगचेन, अपने रक्तसार को एक माध्यम के रूप में उपयोग करें। युवांजू आत्मा शांति स्वर्गीय मनका को सक्रिय करें। उस डीजेड मनके की शक्ति ग्रैंड मास्टर स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त है। उसने विश्वास से कहा। क्या? किंग यंगशियू का चेहरा एकदम बदल गया। उसी समय फैंग चेन ने लुओ यूनर द्वारा दिए गए डिजी मोतियों को भी निकाल लिया। शुरू करो, वे निश्चित रूप से मर जाएंगे, लुओ यूनर ने फिर चिल्लाया। फैंग चेन ने अपने हाथ में आत्मा को शांति देने वाले डिजी मनके को देखा। अगले ही क्षण उसने डिजी मनका फेंक दिया और बिजली का उपयोग करके बाहर की ओर भागा। इस दृश्य ने वहां उपस्थित सभी लोगों को तत्काल आश्चर्यचकित कर दिया। लुओ यून एर को उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन के पास ऐसा विकल्प होगा। पहले तो उसका चेहरा स्तब्ध रह गया, फिर अत्यंत कुरूप हो गया और उसने मन ही मन सोचा, क्या उसने ये देखा? ये डिजी मनका वास्तव में तथाकथित आत्मा दमनकारी डिजी मनका नहीं है, बल्कि आत्मा स्थानांतरित करने वाला डिजी मनका है। जैसा कि नाम से पता चलता है, उपयोगकर्ता के जीवन की कीमत पर ग्रैंड मास्टर स्तर से नीचे के लोगों को मारने में सक्षम एक घातक चाल का प्रयोग किया जाता है। लुओ यून एर ने मूल रूप से किंग यंगशियू और अन्य को मारने के लिए फैंग चेन के आदेशों का उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन को इसका अंदाजा हो गया होगा। और फैंग चेन ने सचमुच इसका अनुमान लगा लिया। वह सार और रक्त की एक बूंद से 4 दाव दायरे के मास्टर्स को मार सकता है, और उनमें से 3 अभी भी मध्य से अंतिम चरण में हैं। मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा, भले ही मैं उसे मार डालूं। हा, लुओ यून एर, क्या तुम सचमुच दूसरों को मूर्ख समझते हो? ये बहुत हास्यास्पद है। किंग यंगशियू ने भी कुछ अनुमान लगाया, हंसा और मजाक उड़ाया। लुओ यून एर ने ठंडी सांस ली और फैंग चेन की ओर बढ़ती हुई ठंडी नजर से देखा। जाना चाहते हो? यह इतना आसान नहीं है। उसने एक और कौर खून उगला और कमल के मंच पर गिर पड़ी। कमल की छाया तुरंत फिर से बढ़ गई और फैंग चेन को भी उसमें ढक लिया। फैंग चेन ने उसकी आंखों में झिझक की एक झलक देखी, लेकिन अंत में उसने सीधे दूर जाने का विकल्प नहीं चुना। वह चाहता है कि वहां उपस्थित सभी लोग इस बात की पुष्टि कर दें कि उसे मरना ही होगा, अन्यथा भले ही वह बच निकले, लेकिन भविष्य में लोटियन क्षेत्र में लौटने में बाधाएं आएंगी। आप जिस रास्ते से नीचे आए थे, उसी रास्ते से वापस नहीं आ सकते। वैसे भी वह किसी भी समय टेलीपोर्ट कर सकता है, इसलिए उसे भागने की कोई जल्दी नहीं है। किंग यंगशियू ने मजाक उड़ाया। लुओ यून एर, गतिरोध जारी रखना बेकार है। तुम्हारा तुरुप का पत्ता चला गया है और तुम हमें नहीं मार सकते। तुम अभी भी मौत से लड़ना क्यों चाहते हो? लुओ यूनर की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी, लेकिन फिर उसने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया और शांति से कहा, किंग यंगशियू, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती? मैंने इस चाल का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन अब जब यह इस बिंदु पर पहुंच गया है, तो मुझे इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने देखा कि उसके हाथ लगातार मुहरे बना रहे थे और एक के बाद एक कई मुहरे बना रहे थे। कमल मंच फिर से प्रदर्शित किया गया है और इस बार यह और भी अधिक चमकदार और चमकदार है। उसी समय कमल के मंच पर एक परी की आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े, जैसे किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रही हो। धमाका! अचानक अंतरिक्ष हिलने लगा, अनगिनत बजरी गिरने लगी और अंतरिक्ष बिखरने लगा। विघटन अंतरिक्ष दरारों में बदल गया और अंतरिक्ष की तेज हवा उनमें से बह गई, जिससे जहां कहीं भी वह गुजरी, वहां घास नहीं उगी। लुओ यूनर, तुम पागल हो, तुम यहाँ जगह को विघटित कर रहे हो। ये देखकर किंग यंगशियू की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया और वह चिल्लाई, जब ये स्थान रह जाएगा तो तुम भी मर जाओगे। न केवल वह, बल्कि बाकी सभी लोग भी पीले दिख रहे थे। अंतरिक्ष ध्वस्त हो गया और भले ही वे मध्य और अंतिम चरण में थे, वे तुरंत मारे गए। नहीं, गुरुजी, मुझे बचाओ, जुवान भयभीत होकर चिल्लाया। अभी अभी उसके बगल में एक दरार खुली। वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल था और उसमें प्रतिरोध करने की ताकत नहीं थी, इसलिए उसे सीधे उस दरार में घसीटा गया। एक बार जब वह अंतरिक्ष दरार में प्रवेश करेगा, तो वह सीधे टुकड़ों में फट जाएगा। लेकिन इस समय किंग यंगशियू का उस पर कोई नियंत्रण नहीं था, क्योंकि वह पहले से ही खुद की देखभाल में बहुत व्यस्त थी। नहीं, जुवान के चेहरे पर घबराहट थी और अंततः वह पूरी तरह से अंतरिक्ष की दरार में खींच लिया गया और पूरी तरह से गायब हो गया।
पूछताछ के छठे स्तर पर एक मजबूत आदमी की इस तरह मृत्यु हो गई, लेकिन किसी को भी उसकी जिंदगी या मौत की परवाह नहीं थी। इस समय जगह पूरी तरह से ढह चुकी थी और उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। हाँ, किंग यंगशियू, क्या तुम्हें जीत का यकीन नहीं है? तुम चिल्लाती क्यों नहीं? लुओ युन ए ने व्यंग्य किया। पागल आदमी, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे, किंग यंगशियू चिल्लाया। मृत्यु? नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं मरूंगा। लुओ युन ए ने एक ताबीज निकाला और उसे सीधे सक्रिय कर दिया। ताबीज जल गया और उसके पीछे एक गोलाकार खोखला स्थान बन गया, जो इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता था। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, चूंकि मैंने अंदर आने की हिम्मत की है, तो मैं पूरी तरह से तैयार कैसे नहीं हो सकती। हालांकि मैंने इस बार अमर पत्थर नहीं जीता, लेकिन मैंने तुम्हें मार दिया। मुझे विश्वास है कि अगर मास्टर को ये पता चलेगा तो वे बहुत संतुष्ट होंगे। फिर उसने फैंग चेन को फिर से देखा। उसके चेहरे पर अफसोस की झलक थी। यह अफसोस की बात है। अगर ये चीजें नहीं हुई होती तो मैं तुम्हें गुरु को देखने के लिए वापस जरूर ले जाती। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी प्रतिभा के साथ तुम भविष्य में एक चमकदार अस्तित्व बन जाओगे, यहाँ तक कि तुम मेरे ताओवादी साथी भी हो सकते हो। इस बिंदु पर उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। लेकिन चूंकि आप मेरे लिए खुद को बलिदान करने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए आप ऐसा करने के योग्य नहीं हैं, इसलिए ही मर जाए। इतना कहकर वह यहाँ रुक गई और धीरे धीरे बाहर की ओर चली गई। मिस, मुझे ले चलो। मुझे पता है मैं गलत था, कृपया मुझे ले चलो। यू जियो ने चेहरे पर भय के भाव के साथ चिल्लाया। वह यहाँ मरना नहीं चाहता था, लेकिन लुओ युन ए ने उसकी ओर देखा तक नहीं। लुओ युनर, किंग यंगशियू का दिल दहल गया और वह तेजी से चिल्लाई, लेकिन लुओ युन ए ने भी उसकी ओर नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि इस समय उसकी नजरों में ये सभी लोग मरे हुए थे। जैसे ही वह बाहर निकला, निकास मार्ग तुरंत गायब हो गया। उसी समय लुओ युन ए का संयम तुरंत खत्म हो गया। अरे कुतिया, मैं बाहर निकलने के बाद तुम्हें अच्छा दिखाऊंगा, किंग यंगशियू ने दांत पीसते हुए कहा। मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? लिन ने चिंतित होकर पूछा। हाँ, युवा स्वामी, हमें क्या करना चाहिए? युन जियो ने भी चिंतित होकर पूछा। किंग यंगशियू ने युन जियाओ को ठंडी नजर से देखा। वह साफ तौर पर देख सकता था कि दूसरा पक्ष अभी लुओ युन ए से दया की भीख मांग रहा था। लेकिन अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है। डरो मत, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। संप्रदाय में खजाना उसके पास है और मेरे पास भी। तुरंत ही उसके हाथ में एक दर्पण आ गया। ये वह बहुमूल्य दर्पण था जिसका उपयोग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए किया गया था। लेकिन सीधे टेलीपोर्ट करना असंभव है। किसी को रक्त बलिदान देना होगा। ये सोचते हुए उसने पास ही खड़े फैंग चेन की ओर देखा। इस समय फैंग चेन ने अंतरिक्ष में दरारों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए अपने थंडर विंग्स का उपयोग किया। लड़के, अगर तुम जीना चाहते हो तो यहाँ आओ, किंग यंगशियू ने फैंग चेन को चिल्लाया। स्वाभाविक रूप से वह फैंग चेन को बचाना नहीं चाहता था, बल्कि उसने उसे धोखा देकर उसके खून का बलिदान करने की योजना बनाई। फैंग चेन ने किंग यंगशियू को देखा और उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। ऐसा लगता है कि वह दूसरे पक्ष से कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मैं आपकी बात पर विश्वास करूंगा? फिर किंग यंगशियू के बोलने का इंतजार किए बिना वह अंतरिक्ष में एक दरार की ओर भागा। वह वास्तव में उसमें डूब गया और गायब हो गया। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। उन्होंने ऐसे लोग देखे हैं जो मौत से नहीं डरते, लेकिन उन्होंने ऐसे लोग कभी नहीं देखे जो मौत से इस तरह नहीं डरते। वह बिना सोचे समझे, बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे अंतरिक्ष दरार में कूद गया। ये कमीना बलि बनने की अपेक्षा मरना पसंद करेगा, लानत है। किंग यंगशियू को बहुत दुख हुआ। बेशक उसे फैंग चेन पर दया नहीं आई, उसे बस इस बात का अफसोस था कि बलिदान चला गया। फैंग चेन की मौत के साथ आसपास का स्थान और भी अधिक ध्वस्त हो गया, जिससे उनके बचने के लिए लगभग कोई जगह नहीं बची। मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? लिन घबरा गया। चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी एक रास्ता है, किंग यंगशियू ने कहा, लेकिन उसकी आंखें चुपचाप युन जियो को देख रही थीं। लिन ने किंग यंगशियू की बातें तुरंत समझ ली और चुपचाप युन जियो के पास पहुंच गया। लेकिन युन जियाओ को नहीं पता था कि खतरा आने वाला है। तियान जियाओ चेन सिटी लॉर्ड्स मैंशन एक निश्चित कमरे में बिस्तर अचानक कांपने लगा। तभी एक लंबा भाला धीरे धीरे बिस्तर के नीचे से शून्य में तैरता हुआ आया। अगले ही पल अंतरिक्ष विकृत हो गया और एक हाथ अचानक आगे बढ़ा और भाले को पकड़ लिया।
तभी एक आकृति शून्य से बाहर निकली और बिस्तर पर आ गिरी। उसी समय उसके मुंह से खून निकला, लेकिन खून की जमीन पर गिरने से पहले ही उस आदमी ने अपना हाथ हिलाया और खून को वहीं पोंछ दिया, जिससे कोई निशान नहीं बचा। और यह व्यक्ति फैंग चेन है, जिसने तत्काल भाला के माध्यम से गुप्त क्षेत्र छोड़ दिया। यद्यपि गुप्त क्षेत्र दूसरे स्थान पर है, यह मूल स्थान से जुड़ा हुआ है, इसलिए फैंग चेन सीधे वापस टेलीपोर्ट कर सकता है। लेकिन इस बार टेलीपोर्टेशन के कारण उसे कई बार स्थानिक आंसू झेलने पड़े। अगर वह शारीरिक रूप से गोल्डन बॉडी दायरे में प्रवेश नहीं करता तो वह मौके पर ही टुकड़े टुकड़े हो जाता। और उनकी चोटें फिर से गंभीर हो गई हैं। इस बार 1 या 2 महीने में शायद वे ठीक नहीं हो पाएंगे। एक क्षण रुकने के बाद फैंग चेन ने तत्काल भाला वापस ले ली और फिर अपनी बची हुई सांस को पूरी तरह पोंछ दिया। ये लंबे समय तक रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है। मैं उन लोगों को यह नहीं बता सकता कि मैं अभी भी जीवित हूँ, अन्यथा मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। उसने मन ही मन सोचा। यूरो का मुखौटा निकाला, उसे अपने ऊपर लगाया, एक साधारण मनुष्य में बदल गया और कमरे से बाहर निकल गया। सौभाग्य से सिटी लॉर्ड्स मैंशन में सबसे मजबूत व्यक्ति अभी शुरुआती चरण में था, इसलिए वह डर नहीं रहा था। उसने आसानी से सिटी लॉर्ड्स मैंशन छोड़ दिया और फिर अपनी असली पहचान दिखाते हुए तियान शियाओचेन को शानदार तरीके से छोड़ दिया। सबसे पहले अपनी चोटों से उबरने के लिए कोई जगह ढूंढो और फिर छोटे पहाड़ी गांव में लौटाओ। अपना मन बना लेने के बाद फैंग चेन छोटे पहाड़ी गांव की ओर चल पड़ा। सबसे पहले उन्होंने एक अपेक्षाकृत दूरस्थ स्थान ढूंढा, संरचना तैयार की और फिर उसमें भाग निकले। इस बार उसने बहुत कुछ हासिल किया। न केवल उसे आकाश को हिला देने वाले थंडर विंग्स मिले, बल्कि उसे 3 रास्ता खोजने वाले अमर पत्थर भी मिले। यह उनके क्षेत्र में सफलता पाने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम होगा। यद्यपि उसके शरीर पर चोटें अधिक गंभीर होती जा रही हैं, इस बार उसे बहुत सारी औषधीय सामग्रियां मिली जो कम से कम चोटों को बदतर होने से रोक सकती हैं और झोंग युआन क्षेत्र के पहले स्तर की ताकत को बरकरार रख सकती हैं। जब तक वह लोटियन क्षेत्र और पशु नियंत्रण संप्रदाय में वापस लौट सकता है, वहां के संसाधनों के साथ उसकी चोट अब कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए उन्होंने अपनी चोटों से उबरने के लिए अमृत का शोधन करना शुरू कर दिया। छोटा गांव। शियाओयू अकेले ही पहाड़ी गांव की ओर जा रही थी। उसके पीछे एक सूखी लकड़ी का टुकड़ा था जो लगभग उसके शरीर के बराबर आकार का था। उसका हर कदम कठिन था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वह थोड़ी थकी हुई लग रही थी, इसलिए वह एक छायादार स्थान पर चली गई, सूखी लकड़ी नीचे रख दी और पेड़ के पास बैठ गई। धूप से भरे आसमान की ओर देखते हुए उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और गिनना शुरू कर दिया। 1 2 3 24 25 25 दिन। भाई फैंग 5 दिन में वापस आ जाएगा। उसे हमेशा फैंग चेन के साथ किया गया समझौता याद रहता था और वह हमेशा उस दिन का इंतजार करती थी जब फैंग चेन वापस आएगा। जब मेरा भाई वापस आएगा तो मैं उसे जरूर गले लगाऊंगी। वह खुशी से मुस्कुराए और उम्मीद भरी नजरों से आसमान की ओर देखने लगी। लेकिन इसी समय कोई उसके पास आया और उसने आकाश का उसका दृश्य अवरुद्ध कर दिया। ज़ियाओयू थोड़ा चौंका और उस व्यक्ति की ओर देखने लगा। मैंने पाया कि वह एक युवा भाई था जो भाई फैंग के समान ही बहुत महंगे कपड़े पहने हुए था। छोटे भाई के पीछे बहुत सारे लोग हैं और सभी बहुत शानदार कपड़े पहने हुए हैं। ये पहली बार था जब उसने ऐसे व्यक्ति को देखा था और वह थोड़ा डरने से खुद को रोक नहीं सकी। ये देखकर अग्रणी युवक ने मुस्कुराते हुए पूछा, छोटी लड़की, क्या तुम फैंग चेन नाम के व्यक्ति को जानती हो? फैंग चेन। ज़ियाओयू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर खुशी से बोला, आप भाई फैंग को जानते हैं। जब युवक ने शियाओयू की बातें सुनी तो उसकी आंखें अचानक चमक उठी और उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, हम तुम्हारे भाई फैंग के दोस्त हैं। क्या तुम्हें पता है कि वह कहाँ गया है? वह शहर गया था, शियाओयू ने उत्तर दिया। ओह, आप किस शहर गए थे? युवक ने पूछा। शियाओयू ने एक पल सोचा, अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। मैं सबसे नज़दीकी शहर गई थी और मुझे नहीं पता कि उसका नाम क्या है। लेकिन भाई फेग ने कहा कि वह 1 महीने में वापस चले जाएंगे। अब तो बस कुछ ही दिन बचे हैं। क्या आप कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे? युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। फिर उसने शियाओयू की ओर देखा और पूछा, तुम्हारी और तुम्हारे भाई फैंग की मुलाकात कैसे हुई? ज़ियाओयू ने कुछ भी नहीं छिपाया और सीधे उत्तर दिया, भाई फैंग एक उल्का है। ये सीधे आकाश से गिरा। ज़ियाओयू ने इसे देखा। यह ज़ियाओयू ही था जिसने भाई फैंग को बचाया था। ये कहकर ज़ियाओयू बहुत गर्वित हुआ।
जब उन्होंने ये सुना तो युवक के पीछे खड़े सभी लोग अचंभित रह गए। युवक की आंखों में डर का भाव था, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तो शियाओयू फैंग चेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ हाँ, जियाओयू फिर भी मुस्कुराया। युवक को शियाओयू की पुष्टि मिली और उसकी मुस्कान और भी उज्जवल हो गई। तो शियाओयू, क्या तुम मुझे अपने घर ले जा सकते हो? हम सभी तुम्हारे भाई फैंग के अच्छे दोस्त हैं, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, माँ इतने सारे मेहमानों को आते देखकर बहुत खुश होंगी, शियाओयू ने खुश होकर कहा। फिर से सूखी लकड़ी उठाए और छोटे पहाड़ी गांव की ओर चल दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन वास्तव में बच जाएगा। वह वास्तव में भाग्यशाली था। मिंगलू अभी भी विश्वास नहीं कर सकता कि एक झोउ युआन क्षेत्र का भिक्षु आध्यात्मिक प्रवाह परत और आकाशीय गड़गड़ाहट परत के माध्यम से जीवित रह सकता है। तो मैंने कहा, केवल शरीर को देखकर ही हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि व्यक्ति वास्तव में मर चुका है। इस तरह का प्रतिभाशाली व्यक्ति इतनी आसानी से नहीं मरेगा, क्या आप समझते हैं? ये लिंग ने कहा। युवा मास्टर वास्तव में बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, मिंगलुओ ने प्रशंसा की। ये लिंग की आंखों में गर्व की झलक दिखी। मास्टर, अब हम क्या करने जा रहे हैं? इस समय एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक युवक एक तरफ खड़े थे, और यह युवक ये लिंग था जो पूरे रास्ते उसका पीछा कर रहा था। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मिंगलुओ है, ये लिंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। इतने लंबे समय तक यात्रा करने के बाद अब आराम करने और उस आदमी के खुद आने का इंतजार करने का समय है। तो क्या फैंग चेन सचमुच इन नश्वर लोगों के लिए वापस आएगा? मिंगलुओ को लगा कि यह असंभव है। उनकी नज़र में मनुष्य चींटियों की तरह थे। कोई बात नहीं, अगर वह वापस आता है तो हम सीधे उससे निपट लेंगे। अगर वह वापस नहीं आता है तो हम उसे ढूंढने निकलेंगे। मुझे उम्मीद है कि वह वापस आएगा। उस स्थिति में हाँ, उसने जियाओयू की ओर देखा और एक भयावह मुस्कान दिखाई। माँ, घर लौटने के बाद जियाओयू उत्साह से चिल्लाए और खुद को यू की माँ की बाहों में फेंक दिया। माँ जैद ने शियाओयू को प्यार से छुआ और कहा, वापस आओ, अपने हाथ धोओ और खाने की तैयारी करो। आज हमारे पास तारो है। तारो? शियाओयू की आंखें चमक उठीं। तारो उसके लिए एक दुर्लभ व्यंजन है। फिर उसने कहा, माँ, मैं भाई फैंग के दोस्तों से सड़क पर मिली, वे सभी बाहर हैं। भाई फैंग का दोस्त? माँ यूं दंग रह गईं। इस समय 2 लोग दरवाजे के बाहर से अंदर आए, वे ये लिंग और लुओ मिंग थे। मदर यू ने उन दोनों की ओर देखा, लेकिन जब उसने दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देखी तो वह चौंक गई और सतर्क हो गई। वह अपने जीवन में कई बुरे लोगों से मिली है और वह समझ सकती है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। यही एक कारण था कि उसने फैंग चेन को अपने पास रखा। हालांकि उसके सामने खड़े दोनों लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वह एक दूसरे के चेहरे पर बुराई महसूस कर सकती थी। इससे पहले कि यूं कुछ बोल पाता, ये लिंग मेज पर आया, एकमात्र तारो उठाया और उसे देखने लगा। क्या ये वह भोजन है जो मनुष्य खाते हैं? उसने उसे अपनी नाक के पास लगाया और सूंघने लगा। उसके चेहरे पर घृणा का भाव था। ये भोजन है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि इसमें कोई आध्यात्मिकता भी नहीं है और इसमें कोई पोषण भी नहीं है। ऐसा कहकर उसने तारो को सीधे जमीन पर फेंक दिया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। शियाओयू ने जब ये देखा तो वह क्रोधित हो गई। ये तारो है जिसे आप महीने में केवल एक बार खा सकते हैं। उस पर ऐसे ही पैर रखा गया था। आप क्या कर रहे हो? वह ये लिंग को रोकना चाहती थी, लेकिन यूम्यू ने उसे कसकर पकड़ रखा था। माँ जैद ने ये लिंग को घूरते हुए कहा, सर, हम माँ और बेटी बस विनम्र मनुष्य हैं, कृपया हमारी जान बख्श दीजिए। ये लिंग ने जैद मदर को चिढ़ाते हुए देखा और ठंडे स्वर में कहा, आप काफी चतुर हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आप सिर्फ एक नश्वर हैं और नश्वर का जीवन भाग्य नहीं है। क्या आप समझती हैं? और तुमने उस कमीने फैंग चेन को बचाने की हिम्मत की, केवल इसी कारण से तुम मर जाओगे। आप उसे मार सकते हैं, लेकिन क्या आप शियाओयू की जान बख्श सकते हैं? वह कुछ भी नहीं समझती है। वह जीना नहीं चाहती थी, वह सिर्फ शियाओयू की जान बचाना चाहती थी। लेकिन ये लिंग ने अपना सिर हिला दिया। मुझे विश्वास है कि तुम्हें मारने से निश्चित रूप से फैंग चेन क्रोधित हो जाएगा और तब उस आदमी के चेहरे पर बहुत अच्छा भाव होगा। हा। वह जोर से हंसा। यूं पूरी तरह से हताश था। बुरे लोग, तुम बुरे लोग हो। जियाओयू को अंततः एहसास हुआ कि ये लोग बुरे लोग हैं। ये लिंग ने शियाओयू को चिढ़ाते हुए देखा, चिंता मत करो, तुम्हारा भाई फैंग जल्द ही तुम्हारे साथ आएगा। अब तुम अपने रास्ते पर जाओ।
जैसे ही वह बोल रहा था, उसके हाथ की रोशनी घूम गई और एक खंजर प्रकट हुआ। फैंग चेन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और खुद को महसूस किया। हालांकि चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, लेकिन कम से कम ये झोउ युआन के तीसरे स्तर पर वापस आ गई है। हालांकि अगर आप पूरी तरह से ठीक होना चाहते हैं तो आपको अभी भी जानवर नियंत्रण संप्रदाय में जाने की जरूरत है। लेकिन अब कम से कम आत्मसुरक्षा को लेकर कोई समस्या नहीं है और अब वापस जाने का समय आ गया है। शियाओयू के बारे में सोचते हुए फैंग चेन थोड़ा मुस्कुराया। जब मैं छोटे पहाड़ी गांव में वापस आऊंगा तो मैं यू की माँ और शियाओयू को जानवर नियंत्रण संप्रदाय में ले जाऊंगा और फिर शियाओयू की चोटों को ठीक करने में मदद करूंगा ताकि वे जानवर नियंत्रण संप्रदाय में एक परिवार की खुशी का आनंद ले सकें। फैंग चेन अभी भी ऐसा कर सकता है ताकि यू की माँ और शियाओयू बिना किसी चिंता के रह सकें। वह तुरंत छोटे पहाड़ी गांव की ओर चल पड़ा। उन्होंने अभी भी रास्ते में एक निश्चित स्तर पर सतर्कता बनाए रखी। आखिरकार 9 सितारों वाला दिव्य संप्रदाय अभी भी उन आकस्मिक साधकों की तलाश कर रहा था जो पास में छिपे हुए थे। जब वह छोटे पहाड़ी गांव के पास पहुंचा तो फैंग चेन ने एक अनोखी मुस्कान दिखाई। लेकिन जब वह छोटे से पहाड़ी गांव से केवल कुछ 100 मील दूर था तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। देवताओं और राक्षसों की नज़र से उसने देखा कि छोटा सा पहाड़ी गांव खून से लथपथ था और पूरे गांव में लाशें बिखरी हुई थीं। जिस घर में यू म्यू था वहां लोगों की भीड़ थी, जिनमें उसके कई परिचित भी शामिल थे। ये लिंग, लुओ मिंग और गेहून। इस समय मैं या एक छोटा ब्लेड पकड़े हुए ये लिंग के बगल में खड़ी थी और उस समय छोटे ब्लेड से खून बह रहा था और यह स्पष्ट था कि उसने अभी अभी किसी को मारा था। फैंग चेन ने अविश्वास से ज़ियाओमायर को देखा और आश्चर्यचकित हुआ कि वह यहाँ क्यों थी और वह ये लिंग और अन्य लोगों के साथ क्यों खड़ी थी। गेहून का लड़का झाओ शिमाई, क्या ये हो सकता है? उसने एक ऐसे तथ्य के बारे में सोचा जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता था। झाओ शिमाई ज़ियाओमायर है, कोई आश्चर्य नहीं। इतनी अद्भुत प्रतिभा के साथ ज़ियाओमायर लुओटियन क्षेत्र में अज्ञात कैसे हो सकता है? जब वह शेनडोंग क्षेत्र में थी तो झाओ शिमाई भी वहां थी। यह इतना सहयोग कैसे हो सकता है? लेकिन चूंकि वह झाओ शिमाई थी तो उसने अपनी असली पहचान क्यों नहीं बताई? क्या आप मजाक कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा है जो कहने लायक नहीं है? उसी समय ये लिंग ने झाओ शिमाई से कहा, संत, आप तो एक नश्वर हैं, आपको ये सब स्वयं करने की क्या आवश्यकता है? झाओ शिमाई अच्छा नहीं लग रहा था। जब वह वहां पहुंची तो ये लिंग पहले से ही हत्याओं की होड़ में लगा हुआ था और उसने छोटे पहाड़ी गांव में सभी को मार डाला था। उसके पास केवल ये लिंग के हाथ से छोटा ब्लेड छीनने का समय था, लेकिन वह किसी को नहीं बचा सकी। बेशक वह एक नश्वर प्राणी थी, इसलिए उसने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। फैंग चेन कहाँ है? झाओ शिमाई ने ठंडे स्वर में पूछा। भले ही वह ये लिंग को टुकड़ों में काटना चाहती थी, लेकिन उसने तो बस एक नश्वर को मार डाला था और वह उसका कुछ नहीं कर सकती थी। ये लिंग ने अपना सिर हिलाया। मैंने पहाड़ी गांव छोड़ दिया है, लेकिन मुझे जल्द ही वापस आ जाना चाहिए। फिर मुस्कुराया। लेकिन उस लड़के को एक छोटे से पहाड़ी गांव की एक महिला ने बचाया था। अगर उसे पता चलता कि वह महिला मर चुकी है तो उसके चेहरे पर बहुत उत्तेजना होती। झाओ शिमाई ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। उसे इस तरह के बदले से नफरत थी। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, अचानक एक राक्षसी हत्या की मंशा ने पूरे दर्शकों को घेर लिया। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया और वह एक निश्चित दिशा में देखने लगी। मैंने एक आकृति को तेजी से यहाँ की ओर भागते देखा। वह किसी राक्षस की तरह हत्या करने की भयानक मंशा से दौड़ रही थी, डराने वाली। और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि फैंग चेन था। फैंग चेन को ये लिंग की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने फिर से अपनी देवताओं और राक्षसों की आंखें खोली और ज़ियाओयू के घर को देखा। लेकिन जब उसने कमरे में जमीन पर पड़ी 2 लाशें देखीं तो वह वहीं स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें खाली और अविश्वास से भरी थीं। जीजिया न्यूमू और ज़ियाओयू जील शील घरों के बीच गिर गए। जब वे और फैंग चेन चले गए तो कुछ भी नहीं बदला था। उनके कपड़े अभी भी वैसे ही थे, लेकिन उनके चेहरे खून से लथपथ थे और उनमें कोई जान नहीं बची थी। उनके चेहरों पर दिख रहे दर्दनाक भावों से फैंग चेन को पता चल रहा था कि मरते समय उन्हें किस तरह की यातना सहनी पड़ी होगी। मृत ज़ियाओयू और युमू दोनों मर चुके हैं। उसने दूसरे पक्ष से वादा किया कि वह उन्हें एक चिंतामुक्त जीवन का आनंद लेने के लिए ले जाएगा, ज़ियाओयू की बीमारी का इलाज करे ताकि वह सामान्य जीवन जी सके। लेकिन वह एक कदम देर से आए और वे मर गए। फैंग चेन की आंखों के कोने से एक आंसू फिसल गया और फैंग चेन ने महसूस किया कि उसका दिल थोड़ा ठंडा हो गया है और उससे भी अधिक दर्दनाक।
दर्द से वह जाग गया और उसके बाद तीव्र क्रोध आया। इससे वह इतना क्रोधित हो गया कि उसके मुंह से खून की कई बूंदें निकल गईं। खेती फिर से अस्थिर हो गई है, लेकिन फिर भी ये लिंग के समूह के प्रति उसकी जानलेवा मंशा अभी भी बेहद मजबूत थी। चरम पर गुस्सा। ये लिंग ने भी इस जबरदस्त जानलेवा इरादे को महसूस किया, लेकिन वह हैरान नहीं था बल्कि खुश था। हाँ, कमीना सचमुच वापस आ गया है। इस बार वह फैंग चेन को मार डालेगा। झाओ शिमाई ने भौहें सिकुड़ते हुए ये लिंग से ठंडे स्वर में कहा, किसी को भी कुछ भी करने की अनुमति नहीं है। हालांकि जब फैंग चेन ने उसे पिछली बार तलाक दिया था तो वह बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया और वह फैंग चेन को मौत के घाट नहीं उतारना चाहती थी। अन्यथा वह ये लिंग को रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं आती। ये लिंग ने ये सुना और अनिच्छा से कहा, पवित्र लड़की, ये व्यक्ति अंतहीन परेशानियां छोड़ जाएगा। झाओ शिमाई का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। क्या आप संत के आदेश की अवहेलना करना चाहते हैं? यदि आप बिना अनुमति के कार्य करते हैं तो मैं आपका पीछा नहीं करना चाहता, लेकिन यदि आप फिर से आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपको इस दुनिया में आने का पछतावा कराऊंगा। झाओ शिमाई की ठंडक को महसूस करते हुए ये लिंग को उसकी बात माननी पड़ी, भले ही वह संतुष्ट था। यद्यपि झाओ शिमाई सरल है, वह हमेशा सच बोलता है। जब उसने कहा कि उसे इस दुनिया में आने पर पछतावा होगा, तो उसने जो कहा वह सचमुच सच था। जल्द ही फैंग चेन झाओ शिमाई और अन्य लोगों के पास आया। हालांकि वह क्रोधित था, लेकिन वह आवेगपूर्ण नहीं था। उसकी अधिक मानसिकता और वर्षों के प्रशिक्षण ने उसे अपनी मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद की। वह समझ गया कि चाहे वह अपनी पूरी ताकत लगा दे, फिर भी वह इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकेगा। वह झाओ शिमाई को घूरता रहा। उसकी आंखें क्रोध, दुख, संदेह, भावुकता और घृणा से भरी थीं। झाओ शिमाई अभी भी फैंग चेन को नहीं पहचान पाया था और बिना किसी डर के फैंग चेन को देखने लगा। अज्ञात समय के बाद फैंग चेन ने अंततः दांत पीसते हुए भारी आवाज में बात की, क्या तुमने घर में माँ और बेटी को मार डाला? उसके दिल में अभी भी किस्मत का एक अंश बचा हुआ था। हो सकता है कि शियाओई और उसकी बेटी को मैया ने नहीं मारा हो। आखिरकार वह और जियाओ मायर दोस्त हैं और वह नहीं चाहता कि उसके दोस्त उसके दुश्मन बन जाएं। हालांकि झाओ शिमाई ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, वे सिर्फ नश्वर हैं, इसलिए अगर मैंने उन्हें मार दिया तो क्या हुआ? क्या आप अभी भी इन नश्वर लोगों का बदला लेना चाहते हैं? नश्वर लोग जानवरों की तरह हैं। ये बचपन से वयस्कता तक लोटियन डोमेन के सभी भिक्षुओं की समझ है और यह उनका मूल्य है। बचपन से लेकर वयस्क होने तक उन्हें यही सिखाया जाता है कि मनुष्य भी जानवरों की तरह हैं और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। हालांकि झाओ शिमाई अभी भी निर्दोष था, लेकिन उसने कभी भी नश्वर जीवन को गंभीरता से नहीं लिया। यही कारण है कि उसने पूरे पहाड़ी गांव का नरसंहार करने के बाद ये लिंग को ज्यादा दोष नहीं दिया। लेकिन अब जब फैंग चेन उससे जानलेवा इरादे से सवाल कर रहा था, तो वह अपने अभिमानी स्वभाव के साथ कैसे डर सकती थी, और स्वाभाविक रूप से वह इसे स्वीकार करने से डरती नहीं थी। जब फैंग चेन ने यह जवाब सुना तो उसके दिल में ठंडक महसूस हुई और दर्द की लहर दौड़ गई। परिणाम वही आया जो उसे सबसे कम पसंद था। एक बार फिर खून की एक घूंट निकली। उसकी आंखें दुख से भरी थीं। उसके ज्यादा दोस्त नहीं हैं और कहा जा सकता है कि लोटियन क्षेत्र में मैया ही उसकी एकमात्र दोस्त है। लेकिन अब तो उसके दोस्त ही दुश्मन बन गए हैं। मैं फिर पूछता हूँ, क्या तुमने शियाओई और उसकी बेटी को मार डाला? उसने झाओ शिमाई को घूरकर फिर पूछा। झाओ शिमाई दंग रह गई। उसने फैंग चेन की आंखों में दुख और थोड़ा अपनापन देखा। इससे वह थोड़ी उलझन में पड़ गई। क्या दूसरे पक्ष को घृणा और क्रोध से नहीं भर जाना चाहिए? शोक क्यों है? मृतक के लिए शोक। जब उसने फैंग चेन का दोबारा प्रश्न सुना तो उसने बिना सोचे उत्तर दे दिया। अचानक फैंग चेन चिल्लाया, जवाब देने से पहले ध्यान से सोचो। यह आवाज बहुत तेज थी और थोड़ी अधिक खतरनाक भी। झाओ शिमाई का अभिमान अचानक फिर से जाग उठा जब उसने ये धमकी भरा स्वर सुना। वह ऐसी महिला है जो कठोर पक्ष के बजाय नर्म पक्ष अपनाती है। फैंग चेन जितना अधिक मुखर होगा, वह अंत तक उससे उतना ही अधिक लड़ेगी। इसके बारे में मत सोचो, मैंने ही उसे मारा था, उसने ऊंची आवाज में कहा। जब फैंग चेन ने ये सुना तो उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची। उसके हाथ की रोशनी घूम गई और उसके हाथ में तुझी तलवार प्रकट हुई। ऐसी स्थिति में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, चलो इसे करते हैं। भले ही वह उसे हरा न सके, फिर भी फैंग चेन कार्रवाई करेगा।
शियाओयू और युमू ने उसे बचाया और उसकी अच्छी देखभाल कर रहे हैं। अब चूंकि उसके कारण 2 लोग मारे गए हैं, तो उसे उनका बदला लेना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही उनका कत्ल उसके दोस्त ने किया हो, वह बदला जरूर लेगा। झाओ शिमाई को लगा कि फैंग चेन की आभा तैर रही है। ये स्पष्ट था कि वह गंभीर रूप से घायल था और अभी तक ठीक नहीं हुआ था। उसकी आंखों में तिरस्कार की चमक चमक उठी। किनारे पर खड़े ये लिंग ने खुद को रोक न सका और कहा, संत, चूंकि वह मरना चाहता है तो उसे मरने दो, उसे मार दो, नहीं तो मुझे उससे निपटने दो। ऐसा कहने के बाद वह फैंग चेन के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था। क्या मैंने तुम्हें ऐसा करने दिया? झाओ शिमाई ने उससे ठंडे स्वर में कहा। ठंडी निगाहों को महसूस करते हुए ये लिंग कांप उठा और जल्दी से पीछे हट गया। सम्मानपूर्वक कहा, मेरी हिम्मत नहीं है। झाओ शिमाई ने ठंडी सांस ली, फैंग चेन को देखा और अहंकार से कहा, तुम मुझे अभी कार्रवाई करने देने के लायक नहीं हो, तुम मुझे मारना चाहते हो। मैं तुम्हें यह मौका दूंगा। जब तुम अपनी चोट से ठीक हो जाओ तो मुझे खोजने के लिए त्यानिक्सु पवित्र संप्रदाय में आओ, मैं तुमसे लड़ने का वादा करता हूँ। वह फैंग चेन की भारी जानलेवा मंशा को महसूस कर सकती थी और जानती थी कि उसे और दूसरे पक्ष को लड़ना होगा, लेकिन अपने अभिमानी स्वभाव के कारण वह स्वाभाविक रूप से फैंग चेन के साथ लड़ाई से घृणा करती थी, जो गंभीर रूप से घायल था। अगर हम लड़ना चाहते हैं तो अपने सुनहरे दिनों में लड़ें। फैंग चेन की आंखें लाल थीं, लेकिन वह समझ गया था कि अब वह निश्चित रूप से झाओ शिमाई का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर लड़ाई भी हो तो सबसे अच्छा परिणाम एक साथ मरना है। यदि आप बदला लेना चाहते हैं तो अपने घावों को ठीक करना सबसे अच्छा है। केवल इसी तरीके से बदला लिया जा सकता है। ठीक है, 1 महीने बाद मैं व्यक्तिगत रूप से त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय पर सवार हो जाऊंगा और तुम्हारे साथ मौत तक लड़ूंगा। ये सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, ये लिंग, मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी।